हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप मॉडल क्वेश्चन मान सकते हो सेल डीआरडीओ, टाटा गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसके अलावा कॉलेज कैंपस के लिए जो कंपनीज आती है वो जो रिटर्न टेस्ट लेती है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा काफ़ी। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 6 वीडियोज़ ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस जितने वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है स्लिप डायरेक्शन ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में स्लिप डायरेक्शन कौन सा होता है? 111, 110, 100 या 210। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 111। ठीक है, ये बीसीसी का स्लिप डायरेक्शन होता है। और स्लिप प्लान जो बीसीसी का होता है 110 होता है। ये होता है स्लिप प्लेन। और 111 क्या होता है? स्लिप डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो एफसीसी होता है ना उसके लिए जस्ट उल्टा होता है। इसके लिए जो स्लिप प्लेन जो होता है वो 111 होता है स्लिप प्लेन, और स्लिप डायरेक्शन इसके लिए होता है 11110। ठीक है, इन दोनों को याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एचसीपी स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन अकर्स बाय विच प्रोसेस। तो एचसीपी स्ट्रक्चर वाला जो भी मेटल है ना उसमें डिफॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है? स्लिप से, ट्विनिंग से, ग्रेन बाउंड्री स्लाइडिंग से, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ट्विनिंग। ठीक है, जितने भी एचसीपी स्ट्रक्चर वाले मेटल है जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इन सब में जो डिफॉर्मेशन होता है ना वो ट्विनिंग से होता है, स्लिप से नहीं होता है। स्लिप से आपका होता है बीसीसी और एचसीपी वाले मेटल का, बीसीसी और एफसीसी मेटल का होता है स्लिप से, और इससे होता है एचसीपी से, है ना, ट्विनिंग से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्लिप जो होता है वो सर्टेन प्लेन और सर्टेन डायरेक्शन में होता है, जिसको स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, और दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्लिप सिस्टम, है ना। स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन को कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? स्लिप सिस्टम। ठीक है, तो एचसीपी में ना स्लिप सिस्टम बहुत कम होता है, अराउंड ओनली 3 स्लिप सिस्टम होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्लिप होना एचसीपी में बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से ये इसमें ट्विनिंग होता है, ट्विनिंग के थ्रू इसमें डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइज ऑफ कोक चार्ज इन ब्लास्ट फर्नेस इज। तो कोक का साइज़ क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करने के लिए? 40 से 80 mm, लेस देन 40 mm, मोर देन 80 mm, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है 40 to 80 mm। ठीक है, इस साइज़ का हम कोक चार्ज करते हैं, क्योंकि कोक हम थोड़े बड़े साइज़ में चार्ज करते हैं, है ना, जबकि आयरन और हम चार्ज करते हैं 10 से 40 mm के बीच में, है ना। तो कोक बड़े साइज़ में क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि यही कोक जो होता है वो ब्लास्ट फर्नेस के पूरा जो वेट है, जो बर्डन है, उसको संभाल के रखता है। ठीक है, बोस रीजन में आते आते सारा जो अन्य रॉ मटेरियल है, कोक के अलावा जो भी रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, वो पूरा फ्यूज़ हो चुका होता है। ठीक है, केवल कोक बचता है। तो कोक ही पूरे बर्डन को, वेट को सहन करता है। तो उसमें प्रॉपर साइज़ होना चाहिए ताकि आपको परमेबिलिटी प्रॉपर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर अलॉइंग एलिमेंट इन हेड फील्ड स्टील। तो हेड फील्ड स्टील में कौन सा अलॉइंग एलिमेंट होता है? मेजर अलॉइंग एलिमेंट मैंगनीज, निकिल, कार्बन या क्रोमियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज होता है वो एक ऑक्सीडाइज स्टेबलाइजर होता है। ठीक है, तो लगभग इसमें 12% मैंगनीज मिलाया जाता है हेड फील्ड स्टील में। ठीक है, तो जब 12% हम मैंगनीज ऐड करते हैं ना तो स्टील में हमें ऑक्सीडाइज फेज मिलता है इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीडाइज फेज कब मिलता है? रूम टेम्परेचर में ही मिल जाता है। जबकि आप आयरन कार्बन डायग्राम देखोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि 723 के ऊपर ही आपको ऑक्सीडाइज मिलता है, उसके नीचे तो वो कन्वर्ट हो जाता है फेराइट और इसमें सीमेंटाइट में। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत सारे अमाउंट में ऑक्सीडाइज स्टेबलाइजर जैसे मैंगनीज अगर ऐड करोगे तो ये इतना स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीडाइज कि रूम टेम्परेचर में भी आपको ऑक्सीडाइज फेज मिलेगा। ठीक है, तो हेड फील्ड स्टील में ऑक्सीडाइज फेज होता है ना, और मेजर अलॉइंग एलिमेंट होता है मैंगनीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लास्ट फर्नेस इज ए काउंटर करेंट रिएक्टर, को करेंट रिएक्टर, क्रॉस करेंट रिएक्टर, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो भाई राइट आंसर है काउंटर करेंट रिएक्टर। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? काउंटर करेंट रिएक्टर है। क्यों है? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में हम ऊपर से अपना मटेरियल चार्ज करते हैं जो भी रॉ मटेरियल है, और नीचे से हम भेजते हैं रिड्यूसिंग गैस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? काउंटर हो रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं काउंटर करेंट। इसकी वजह से इसको ब्लास्ट फर्नेस को बोला जाता है काउंटर करेंट रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सूटेबल एज ए डाई मटेरियल फॉर वायर ड्राइंग। इसमें से कौन सा मटेरियल जो है डाई के लिए सूटेबल नहीं है ना। वायर ड्राइंग के लिए एक डाई होता है। डाई आपका कैसे होता है? इस तरीके से होता है आपका, इधर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से डाई होता है। इसमें क्या होता है, आप एक वायर या बड़े रॉड को लेते हो और इधर से खींचते हो आप। ठीक है, तो इधर का डायमीटर ज़्यादा इधर का कम है, तो जब आप इधर खींचते हो तो आपको क्या मिलता है? वायर मिलता है। ये मशीन के थ्रू खींचा जाता है, इसको बोलते हैं डाई।
ठीक है। तो डाई के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल नहीं है यहाँ पे पूछ रहे हैं, डायमंड, टंगस्टन कार्बाइड, टूल स्टील या ब्रॉन्ज। तो देखिए चारों ऑप्शन में मतलब आप देख सकते हो कि ब्रॉन्ज ही एक अलग टाइप का लग रहा है आपको, यहाँ पे नॉन फेरस है और ऊपर से सॉफ्ट है। बाकी जितने भी अन्य ऑप्शन दिए गए यहाँ पे वो सब हार्ड है ना, हार्ड मटेरियल है। तो यहाँ पे राइट आंसर यही है ब्रॉन्ज। ठीक है, क्योंकि डाई जो है ना उसमें प्रॉपर हार्डनेस और प्रॉपर स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि आप डाई के बीच से आप रॉड को या वायर को खींच रहे हो बीच से, है ना, रॉड को खींच रहे हो वायर बनाने के लिए, तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ और हार्डनेस होना चाहिए। तो ब्रॉन्ज में नहीं रहता उतना हार्डनेस और स्ट्रेंथ, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डायफ्रेक्शन इज। तो ब्रैग्स लॉ क्या है इसमें, है ना, कौन सा ब्रैग्स लॉ है, सही ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा या लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये होता है ब्रैग्स लॉ फॉर एक्सरे डायफ्रेक्शन। ठीक है, ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है कि जो एक्सरे का डायफ्रेक्शन तभी पॉसिबल है जब ये वाला ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है फुलफिल हो, ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो कि, है ना, तभी वहाँ पे एक्सरे का क्या होगा, डायफ्रेक्शन होगा। इससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एन जो है, एन को छोड़िए, जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ठीक है, डी जो है यह है इंटर एटॉमिक इंटरप्लैनर स्पेसिंग। ठीक है, जैसे आपका कोई भी मान लीजिए स्ट्रक्चर है, मान लीजिए बीसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में एक प्लेन से दूसरे ये वाले प्लेन से दूसरे प्लेन की क्या दूरी है। ठीक है, यह इंटरप्लैनर स्पेसिंग डी जो है। ठीक है, और ये जो थीटा जो है ना, थीटा क्या है, ये जो आपका ऐसे मान लीजिए ये प्लेन ऑफ एटम है, तो एक्सरे जो ऐसे इंसिडेंट होगा और ये जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये इधर वाला एंगल, इसको बोलते हैं थीटा एंगल। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी मतलब डायफ्रेक्शन होगा। यही है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ गैसियस फ्यूल। तो इसमें से कौन सा गैसियस फ्यूल का एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, हाईली इन्फ्लेमेबल या ईजिली स्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चारों जो है ना एक्चुअली में गैसियस फ्यूल के ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है ना, उसमें गैसियस फ्यूल जलने के बाद उसमें कोई रेसिड्यू वगैरह आपको राख वगैरह नहीं मिलता है, इन्फ्लेमेबल भी बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, और स्टोर करना भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं ना एलपीजी सिलेंडर, देख सकते हो छोटे से टंकी में आपका कितना सारा फ्यूल उसमें आप स्टोर कर सकते हो, है ना। तो इसमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है, कौन सा डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो चारों में से, है ना। तो आपको लग रहा होगा ये वाला, ये आपका डिसएडवांटेज है। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, ये तो सही है कि बहुत जल्दी जलता है, बट ये एक तरह से डेंजरस भी है, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना। तो कहीं पे भी अगर छोटा सा भी आग उसको मिल गया तो एक्सप्लोजन का खतरा है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बाय विच कोल इज हीटिंग इन। तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में हम कोल को कैसे हीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ एयर में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है कोल से कोक बनाने के लिए। ठीक है, कोल से जो कोक मेकिंग होता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। इसमें हम कोल को क्या करते हैं ना, इन एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करते हैं, ओनली गर्म करते हैं, जिससे इसमें जो वोलेटाइल मैटर है ना, इसके अलावा मॉइस्चर वगैरह है वो बाहर निकल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोक में। ठीक है, कोक में कन्वर्ट होता है तो उसका कार्बन परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी मटेरियल हट गया तो एक्चुअल में परसेंटेज तो कम होगा ही, सॉरी बढ़ेगा ही कार्बन का। ठीक है, इसके अलावा इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है कोक का, पोरोसिटी इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कार्बोनाइजेशन प्रोसेस से ही होता है। तो आपको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस में हम केवल कोक चार्ज करते हैं, कोल चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एओडी कन्वर्टर यूज्ड फॉर मेकिंग। तो एओडी कन्वर्टर क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है ना। इसका आंसर है ऑप्शन क्या क्या देखो, पिग आयरन, कास्ट आयरन, कॉपर या स्टेनलेस स्टील। तो राइट आंसर है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील। एओडी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं हम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो लेक्चर बना के रखा है स्टेनलेस स्टील मेकिंग करके, अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो पूरा देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ड्राइविंग फोर्स फॉर द ग्रेन ग्रोथ इज़। तो ग्रेन ग्रोथ के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है।
ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे ड्यू टू डिसलोकेशन इन द मैट्रिक्स, ग्रेन बाउंड्री एनर्जी, रेसिड्यू स्ट्रेन इन ग्रेन, या स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी। ठीक है, तो किसकी वजह से ग्रेन ग्रोथ होता है ये पूछ रहा है। डिसलोकेशन की वजह से होता है कि ग्रेन बाउंड्री में जो एनर्जी होती है उसकी वजह से, या जो रेसिडुअल स्ट्रेन है जब हम कोल्ड वर्किंग वगैरह करते हैं तो रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है मेटल में, उसकी वजह से, या स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी की वजह से। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ग्रेन बाउंड्री एनर्जी के कारण। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए अगर ग्रेन बहुत छोटे हैं, है ना, ग्रेन साइज छोटा है तो उसमें ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होगी। ठीक है, ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होगी तो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो देखो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम जो है ना तब कभी स्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, एनर्जी जितनी कम होगी ना वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि हम ही ले लो, हम हमारे पास अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम कुछ काम कर पाएंगे, इधर उधर जा पाएंगे, एक्टिव रहेंगे। जैसे ही हमारे अंदर एनर्जी ख़त्म हो गई, है ना, तो हम क्या करेंगे, थक के बैठ जाएंगे ना, मतलब स्टेबल हो जाएंगे। सेम वही होता है, एनर्जी कम होती है तो क्या होता है, कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाता है। तो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी भी ज़्यादा है तो उस ये भी स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। तो जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये जो ग्रेन बाउंड्री एनर्जी है इसको कम करना चाहेगा। तो कम कैसे होगा, जब ग्रेन ग्रोथ होगा। तो ग्रेन ग्रोथ होगा तो ग्रेन बाउंड्री कम हो जाएगी, इससे ग्रेन बाउंड्री एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो यही क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है ग्रेन ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये अपने आप नहीं होगा, आपको हीट करना पड़ेगा ग्रेन ग्रोथ के लिए, है ना, ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम इज एडेड इन स्टील ड्यूरिंग स्टील मेकिंग फॉर। कैल्शियम क्यों ऐड करते हैं स्टील मेकिंग के समय। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में दो क्यों ऐड करते हैं। स्टील मेकिंग की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राफ्ट अलाउंस गिवन टू पैटर्न इज़ फॉर। तो ड्राफ्ट अलाउंस जो है पैटर्न में हम क्यों देते हैं। ऑप्शन है कंपनसेटिंग द लिक्विड स्टेट श्रिंकेज, easy removal of pattern from the mold cavity, providing support for the core placement, compensating the solidification shrinkage। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है सेकेंड वाला, easy removal of pattern from mold cavity। ठीक है, तो ड्राफ्ट अलाउंस दिया जाता है। ड्राफ्ट अलाउंस कैसे रहता है, देखो आपको जो पैटर्न है मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ड्राफ्ट दिया जाता है। कैसे ड्राफ्ट दिया जाता है, ऐसे थोड़ा सा इसको टैपर शेप का बनाया जाता है, इस तरह से, एकदम ज़्यादा टैपर नहीं बट थोड़ा सा ऐसे इस शेप का बनाया जाता है। ठीक है, ताकि इसको मोल्ड में से आसानी से इसको निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि पैटर्न को मोल्ड बनने के बाद तो आपको पैटर्न को निकालना पड़ेगा ना, तभी मोल्ड कैविटी बनेगी, तो आसानी से निकाला जा सके करके हम इसमें देते हैं ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव अलाउंस है ये, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो क्या दिया है, कंपनसेटिंग लिक्विड श्रिंकेज। तो इसके लिए हम लोग एक वो यूज़ करते हैं। तो कौन सा अलाउंस बनते हैं इसको आप थोड़ा बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो ये हो गया सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटिन्यूस कास्टिंग मोल्ड मेड ऑफ। तो कंटिन्यूस कास्टिंग मोल्ड किसका बना होता है, स्टील का, कॉपर का, रिफ्रैक्टिव ऑक्साइड का, सिलिकॉन कार्बाइड का। तो बहुत सिंपल आंसर है कॉपर। ठीक है, जो मोल्ड बनता है कॉपर से। ठीक है, क्योंकि जो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इसलिए इससे मोल्ड बनता है। ठीक है, ताकि जो कूलिंग है आपका, जो लिक्विड स्टील की कूलिंग बहुत जल्दी और एक जल्दी से सॉलिड बने वो, इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए प्रोसेस इज़ ए केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड इट मीन्स। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि कोई प्रोसेस चल रही है ना, वो केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड है। ठीक है, मतलब उस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूजन फास्ट है, या केमिकल रिएक्शन फास्ट है, या केमिकल रिएक्शन स्लो है, या मास ट्रांसफ़र स्लो है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टील मेकिंग प्रोसेस में ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं रिमूवल, इम्प्योरिटी रिमूवल के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन भी होता है, वहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन भी होता है, वहाँ पे आपका स्लैग और मेटल के बीच मास ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं स्टील मेकिंग प्रोसेस को बोल रहा हूँ कि वो केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होता है, इसका मीनिंग होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, स्लो है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, वहाँ पे स्लो है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि बाकी जो प्रोसेस हो रहा है, मास ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो फास्ट है, लेकिन केमिकल रिएक्शन स्लो है। मतलब आप केमिकल रिएक्शन के रेट को अगर आप बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस का स्पीड बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या होगा,
प्रोसेस का स्पीड बढ़ जाएगा। तो अगर आपको प्रोसेस का स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मास ट्रांसफ़र तो वैसे भी मान लीजिए मास ट्रांसफ़र वैसे पहले से ही हाई है ना, फास्ट है, तो उसको आप कितना भी फास्ट कर लो उससे कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि केमिकल रिएक्शन स्लो है ना, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग की टीम है रिले रेस की, रिले रेस में क्या है, दो लोग की टीम है ना, ये दोनों दौड़ते हैं। रिले रेस मतलब समझ रहे हो ना, इसमें वो दिया जाता है, एक डंडा दिया जाता है, ये पहला, फिर इसको दूसरे को देता है, फिर ये दौड़ता है। तो मान लीजिए रिले रेस में आप दो लोग दौड़ रहे हैं टीम में, तो मान लो एक नंबर 1 जो है बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, और नंबर 2 जो है बहुत स्लो दौड़ता है। ठीक है, तो किसकी स्पीड को बढ़ाओगे तो आपका जो ये दोनों की जो टीम है वो जीतेगी। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड नंबर के का जो स्लो दौड़ रहे है उसकी स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी 2 नंबर की स्पीड बढ़ाएगा, मतलब ओवरऑल ये टीम आसानी से जीत जाएगा। वैसे ही है, अगर हम बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड है, मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे स्लो है, उसको आप बढ़ाओ तो ओवरऑल प्रोसेस का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर कैलिपर्स इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो वर्नियर कैलिपर्स को क्या मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, थिकनेस ऑफ पार्ट, डेप्थ ऑफ होल, या ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। वर्नियर कैलिपर्स को उन तीनों के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये आपका डायमीटर भी निकाल सकता है अंदर बाहर दोनों का, है ना, किसी पार्ट का, किसी प्रोडक्ट का थिकनेस आपको पता करना है, लेंथ पता करना है, ये भी पता लगा सकते हैं, डेप्थ होल का डेप्थ क्या है ये भी पता लगा सकता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, जब हम सैंपल बनाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, है ना, या फिर जब प्रोडक्ट जैसे रोलिंग के बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसके प्रॉपर डायमेंशन को आपको मेज़र करना है, तो वहाँ पे भी वर्नियर कैलिपर्स का बहुत उपयोग होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स आना चाहिए चलाने हैं एज ए मेटलर्जिस्ट सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लक्स इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ। तो जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, कोटिंग के फॉर्म में रहता है, कोर वायर के फॉर्म में रहता है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में रहता है, या पेस्ट के फॉर्म में रहता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ग्रेनुल्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे ग्रेनुल्स के फॉर्म में रहते हैं फ्लक्स जो है। ठीक है, इसी के अंदर आपका इलेक्ट्रोड अंदर रहता है, इसलिए इसको सबमर्ज्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज़ टू चेंज दी। मतलब हीट ट्रीटमेंट हम क्या चीज़ को चेंज करने के लिए करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, सरफेस फिनिश को, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो राइट आंसर यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट हम केवल एक ही पर्पज़ से करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इन एलडी प्रोसेस स्क्रैप इज़ यूज्ड अप टू। तो एलडी स्टील मेकिंग प्रोसेस में हम कितना स्क्रैप मैक्सिमम डाल सकते हैं, 25%, 45%, 75% या 15%। तो राइट आंसर यहाँ पे 25%। हम अप टू 25% मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अप टू 25% हम सॉलिड चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है, कई प्लांट में हो सकता है 20% करता हो, कहीं 15% भी करता हो। ओके, ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।